तारीख 14 अगस्त साल 2005 सुबह का वक्त था। हेलियोस फ्लाइट 522 SS साइप्रस के अलाराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेट्स पायलट हंस जर्गेन मेर्टेन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वही इनको पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय पेपोस चार्लाम्स, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। वही फ्लाइट अटेंडेंट्स के तौर पर एट्रियास प्रोटोमो कमान संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान रह गए। और वह इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ में नहीं आ रहा था। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधना ही उचित समझा। फिर उन्होंने तुरंत ही ATC से संपर्क कर उन्हें बताया कि उनके विमान का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है। पायलट ATC को ये सब बता रहे थे कि इतनी ही देरी में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजने शुरू हो गए हैं और इन अलार्म की आवाज के कारण पायलट की आवाज ATC तक पहुंचना बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर कोटेशन अलार्म बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट की दिक्कतें बढ़ने लगी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। इधर ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्री को शांत कर रहे थे। सभी पैसेंजर को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार ATC से संपर्क करने में अपनी समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात ATC तक नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ ही देर में प्लेन का ATC से कनेक्शन भी पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद भी ATC ने बार बार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिला। प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर पायलट को लगभग 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। इसके बाद भी ATC ने बार बार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को लगभग 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी करीब 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेन ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम रेडियो कॉल के जरिए इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश में जुटी हुई थी, पर कोई संपर्क नहीं मिल पाया। हर प्रयास नाकाम हो रहे थे। अब 10:45 हो चुके थे और इस समय प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस के अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइट जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेज दिया गया। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट ने ही हेलियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस विमान के करीब आ गया, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। तो इस फाइटर जेट पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वही मेन पायलट अपनी सीट पर सिर नीचे करके बेसुधी की हालत में पड़ा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट्स पीछे गया और अब पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट पायलट के लिए हैरानी की बात यह थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट उड़ने के बावजूद भी किसी भी पैसेंजर ने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स प्लेन के केबिन से होते हुए कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड में यह शख्स पायलट की सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इसे इशारा कर स्थिति के बारे में जानना चाहा। यह शख्स भी उन फाइटर जेट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन की लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुकने लगा और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा।
पायलट सीट पर बैठा हुआ शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन भी काम करना बंद कर देता है। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर पहले एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेमिटो की पहाड़ी में जाकर क्रैश हो गया और इस क्रैश होने के साथ ही इसमें सवार क्रू मेंबर सहित 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, एक बार महसूस कीजिए कि उस पल को जब 121 यात्रियों से भरा यह प्लेन जब पहाड़ से टकराया होगा तो क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट के पायलट पर जिन्होंने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा होगा। वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 के क्रैश की खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडी एक एक करके ढूंढ के बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन जब हादसे में मिली कुछ लोगों की डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल जहाज में मौजूद ज्यादातर सभी लोग और पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो लगभग 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके पास था। तो दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में ही एक व्यक्ति का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एट्रियास प्रोडोमो। जी हाँ, वो एट्रियास प्रोडोमो ही थे जिन्होंने अभी तक इस विमान को संभाले रखा था, क्योंकि अंत में उनकी आवाज एक बार एटीसी को सुनाई दी थी। एट्रियास ने करीब 5 बार मेडे मेडे कहकर मदद की गुहार लगाई थी। लेकिन एट्रियास के पास यूके कमर्शियल फ्लाइट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वह बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन बावजूद इसके वह इस विमान को घनी आबादी के क्षेत्र से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट्स ने इस घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच शुरू की तो उसमें सामने आया कि लैंड लेफ्ट साइड में झुक गया था। तो उसका कारण यह था कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था। तभी अचानक एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और यह बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज्ड बटन पूरे जहाज में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। जनरली जहाज के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते हैं ताकि विमान के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशराइज्ड बटन को ऑटो मोड में रखा जाता है। अगर इसे कभी मैनुअल मोड पर किया जाए तो कैप्टन को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हम हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको घटना की एक दिन पहले ले चलते हैं, जब बोइंग 737 का यह जहाज अपने रूटीन सर्विस पर गया हुआ था। वहां इसको अच्छे से चेक करते ही इसकी सर्विस की गई। इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके इसे पायलट को सौंप दिया था। विमान के उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट दोनों का इस ओर ध्यान नहीं गया कि उनका प्लेन मैनुअल मोड पर चालू कर दिया गया है। इसके कारण जहाज में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली गई, जिसके कारण विमान में बैठे यात्री को बेचैनी होने लगी। जब कॉकपिट में बैठे पायलट को यह अलार्म सुनाई दिया तो इसके पीछे का कारण जानना शुरू किया, लेकिन एक बार भी ध्यान इसकी ओर नहीं गया कि प्लेन का प्रेशराइज्ड बटन ऑन ही रह गया है। इस वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नहीं गिरते हैं, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही प्लेन में मौजूद यात्री और क्रू मेंबर भी एक एक करके बेहोश होने लगे, क्योंकि इनकी पैसेंजर सीट के ऊपर लगा ऑक्सीजन मास्क केवल 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकता था और ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण सभी लोग धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस तरफ बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों ने दम तोड़ दिया, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर। ये थे एट्रियास प्रोडोमो। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर एट्रियास इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे। तो आपको बता दें कि एट्रियास स्कूबा ड्राइवर थे, और क्योंकि स्कूबा ड्राइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए वह अब तक जिंदा रहे। लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने के कारण उनकी भी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे करके वह कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वह नाकाम रहे। लेकिन एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेन यात्रियों की जगह उनकी लाशों से भर चुका था। एट्रियास अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें सफल नहीं हो सके। और अंत तक सबसे बड़ी गलती उस शख्स की थी, उस सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय थे जहां प्लेन रूटीन सर्विस के लिए गया था, क्योंकि उन्हें प्रेशराइज्ड बटन को ऑटो से मैनुअल मोड पर कर दिया था। लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। ऐसे में या तो उसे इसे वापस ऑटो मोड पर डालना चाहिए था या पायलट को इस बात से अवगत करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद अगर वह इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो उस दिन 121 लोगों की जान नहीं गंवानी पड़ती। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर बताएं।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।